और ये रिकॉर्डिंग मैं इसकी यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ओके, तो देखो BHIC 133 में पहला सवाल हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे मुगल राजपूत संबंधों का संक्षिप्त विवरण। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप समझ सकते हैं। लिख सकते हैं तो बेटर है, आप अपनी कॉपी के सबसे लास्ट वाला जो पेज है ना, वहाँ से आप लिखना स्टार्ट करें, ताकि आपको मुगल राजपूत संबंधों का जो विवरण है वो अच्छे से समझ पाए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, मुगलों ने राजपूतों के साथ संबंध क्यों बनाए। एक तो मुगलों को भारतीय जनता एक विदेशी आक्रांता मानती थी और इनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह नहीं रखती थी। मुगलों के प्रति भारत की जो हिंदू जनता थी, ठीक है, वो ज़्यादा स्नेह नहीं रखती थी, क्योंकि वो विदेशी आक्रांता मानती थी, इनको आक्रमणकारी मानती थी। इसलिए अकबर ने लंबे समय तक शासन करने के लिए भारत में तथा भारतीय जनता के मन में प्रेम स्नेह की भावना लाने हेतु राजपूतों के साथ में अपने संबंध स्थापित किए, जिसमें राजपूतों को सेनाओं में भर्ती किया गया और कई अभियानों में राजपूतों को एक महत्वपूर्ण पद दिया गया, ठीक है। जैसे कि अकबर की सेना में सेनापति, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें सेनापति कौन था, मान सिंह था। इसी प्रकार से जो मुगलों के राजा थे, ठीक है, उन्होंने उन्होंने राजपूतों की राजकुमारियों के साथ में शादी की है। तो जब एक परिवार से दूसरे परिवार में जब शादी होती है, तब दोनों रियासतों के संबंध है वो अच्छे बनते हैं, और यही चाहते थे मुगल, ठीक है, ताकि भारत की जनता में स्नेह बना रहे और भारत पे लंबे समय तक ये शासन कर सके, ठीक है। तो चलो इसको व्हाइट बोर्ड पे ही समझते हैं अपन। मुगल राजपूत संबंध। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता रहना चाहिए, जो राजपूताना है, ठीक है, राजपूताना रियासत कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। राजपूताना रियासत राजस्थान की है, ठीक है, ओके। राजपूताना रियासत कहाँ की है, राजस्थान की। और दोस्तों जब राजस्थान की बात आती है तो यहाँ पर चार महत्वपूर्ण चार महत्वपूर्ण राज्य थे, ठीक है। कौन कौन से राज्य थे महत्वपूर्ण, एक तो दोस्तों था मेवाड़, मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये वाले जो इलाके थे ना, चित्तौड़गढ़, ये वाले जो इलाके थे वो मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आते थे। और दोस्तों यहाँ पर गुहिल वंश का शासन रहा है, मेवाड़ राज्य पर गुहिलों ने शासन किया है। इसके अलावा दोस्तों आमेर राज्य, यानी कि जयपुर का पुराना नाम, वहाँ पर कौन शासन करता था, कछवाहा वंश। ये भी राजपूत थे, राजपूतों की एक शाखा का नाम है कछवाहा। कछवाहा वंश आमेर राज्य पर राज करते थे, ठीक है। राजस्थान में तीसरी महत्वपूर्ण रियासत थी मारवाड़ राज्य। यहाँ पे मैं बात करूँगा जोधपुर के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर वो जो इलाका है उसको मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ में तथा एक और रियासत बच गई महत्वपूर्ण, बीकानेर राज्य, बीकानेर राज्य। मारवाड़ राज्य और बीकानेर राज्य, इन दोनों रियासतों पर राठौड़ वंश का शासन रहा है। राठौड़ भी राजपूतों की एक शाखा का नाम है, राठौड़ वंश। तो ध्यान देने लायक बात यह है, जब राजपूताना की बात हो तो आप ध्यान में लाएंगे, यहाँ पर राजस्थान की बात की जा रही है और राजस्थान में चार महत्वपूर्ण राज्य या चार महत्वपूर्ण रियासतें रह चुकी है, चार महत्वपूर्ण क्षेत्र रह चुके हैं, मेवाड़ राज्य, आमेर राज्य, मारवाड़ राज्य और बीकानेर राज्य, ठीक है। मेवाड़ राज्य पर किसने शासन किया है, गुहिल वंश ने। आमेर राज्य पर यानी कि जयपुर वाला जो इलाका था उस पर कछवाहा वंश का, ओके आप राठौड़ है, वेरी गुड। कछवाहा वंश पे कछवाहा वंश, ठीक है। आमेर राज्य पर कछवाहा वंश, मारवाड़ और बीकानेर राज्य पर राठौड़ वंश का शासन रहा है, ठीक है। तो राजपूताना की चार प्रमुख रियासतें थी, राजपूताना की चार महत्वपूर्ण रियासतें रियासतें आप इसको लिख लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मुगल वंश की अब मैं बात करूं तो मुगल वंश कब स्थापित हुआ था, गुड आफ्टरनून, कब स्थापित हुआ था, 1526 सॉरी 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, इब्राहिम लोदी के साथ में
पानीपत का युद्ध लड़ा था, उसमें पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था और इस प्रकार से 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है। और अगर मैं महत्वपूर्ण सम्राटों तक बात करूं तो 1707 तक आप मुगल काल मान सकते, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में थी। हाँ, कपड़ा सारा निकाल दिया। मैं बाद में निकाल। अब देखो, मुगल काल के बारे में अपने को ये पता है कि बाबर से स्टार्ट होता है, फिर हुमायूं बादशाह बनता है, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों आप कम से कम इन 6 राजाओं के राजपूतों के साथ में संबंध कैसे थे, बस इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं आमेर राज्य की बात कर लेता हूँ, आमेर राज्य की, ठीक है। आमेर राज्य पर किसका शासन रहा है? कछवाहा वंश। राजपूतों की एक शाखा का नाम है कछवाहा वंश, ठीक है। आमेर राजस्थान की एक महत्वपूर्ण रियासत थी आमेर। देखो, आमेर का राजा कौन रहा है? भारमल। भारमल इसका राजा था। भारमल को दोस्तों एक और नाम से भी पुकारते हैं, बिहारी मल। बिहारी मल। और कई बार किताबों में बहारमल भी हमें मिल जाता है, कई बार किताबों में हमें बहारमल भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजस्थान का राजा कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था? ये था बहारमल, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर बनता है। बहारमल ऐसा पहला राजा था जिसने मुगलों की अधीनता सबसे पहली बार स्वीकार की थी। यहाँ तक कि उन्होंने लड़ाई भी नहीं की अकबर से। अकबर अजमेर आए हुए थे, ठीक है। तो उसी दौरान भारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी बिना लड़ाई किए हुए अकबर की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, अधीनता स्वीकार करने वाले राजस्थान के पहले राजा थे। राजस्थान के पहले राजा थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो, भारमल की बेटी का नाम मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। भारमल की बेटी का नाम क्या था? हरखूबाई। हरखूबाई या हरखूबाई या हरकाबाई भी बोलते हैं। हरखूबाई ध्यान में रखो, ठीक है। हरखूबाई। अब इसकी शादी किसके साथ में भी आपको पता ही है। देखो, मुगलों की राजपूतों की जो राजकुमारियां थी उनके साथ में शादी किस प्रकार की होती थी? एक राजनीतिक शादी होती थी। और राजनीतिक शादी का मतलब आप जानते ही अच्छे से, ठीक है। अकबर के साथ में हरखूबाई की शादी हुई है, अकबर के साथ में। और कहाँ पर हुई है? ये कहाँ पर हुई है दोस्तों? सांबर नाम की एक तहसील पड़ती है, सांबर, ठीक है। सांबर, यहाँ पर नमक की झीलें भी है। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये जयपुर में पड़ती है। जयपुर की एक तहसील का नाम है। और ये शादी 6 फरवरी 1562 ईस्वी को बड़ी धूमधाम से सांबर में होती है, ठीक है। सांबर एक जगह का नाम है जो कि जयपुर की तहसील है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ सालों तक अकबर और हरखूबाई की कोई संतान नहीं हुई। हरखूबाई की कोख से किसी का जन्म नहीं हुआ, ठीक है। पुत्र प्राप्त करने के लिए शेख सलीम चिश्ती के पास में जाते हैं अकबर। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती क्यों जाते हैं? क्योंकि संतान नहीं हुई, शादी के इतने साल हो गए, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है। तो शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे जो कि आगरा में रहा करते थे, ठीक है। अब इन्हीं के आशीर्वाद से हरखुबाई और अकबर की एक संतान हुई जिसका नाम क्या था? जिसका नाम सलीम था। सूफी संत के नाम से ही सलीम नाम पड़ गया इनकी संतान का। और आगे चलकर दोस्तों ये सलीम है, यही जहांगीर कहलाया, यही जहांगीर कहलाया, ठीक है। जहांगीर का मतलब क्या होता है? जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, पूरी दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर शब्द का क्या मतलब है? विश्व विजेता, जिसने पूरी दुनिया जीत ली है। और इसकी जो बेगम थी उसका नाम आप जानते ही हैं, नूरजहां। नूरजहां।
और नूर जहां का मतलब क्या होता है? विश्व सुंदरी, दुनिया में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला। नूर जहां का मतलब क्या होता है? विश्व सुंदरी। और जहांगीर की पत्नी का नाम नूर जहां था, ठीक है। अब देखो, भारमल के भी बेटे हुए। भारमल का बेटे का नाम क्या था? ये तो मैंने आपको बेटी का नाम बताया, हरकुबाई था। भारमल, ये आप क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना। भारमल के बेटे का नाम था भगवंत दास। भगवंत दास, कई बार भगवान दास भी आपको मिल जाएगा। भगवान दास, भगवंत दास और भगवान दास, ये बेटा था, ठीक है, राजा भारमल, जो कि आमेर के राजा थे। और दोस्तों फिर भगवंत दास के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह। भगवंत दास का बेटे का नाम क्या था? मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है। अब देखो, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैं चाहता हूं तो ये पार्ट स्किप कर सकता हूं, लेकिन आपके जीके के लिए अच्छा रहेगा अगर आगे चलकर कोई एमसीक्यू टाइप की एग्जाम देते हैं तो आपको वहां पर काम आएगा। भारमल की उपाधियां आप लिख लो। देखो, भारमल को 2 उपाधियां मिली हुई है मुगलों की तरफ से। उपाधियां किसकी? भारमल की। भारमल की 2 उपाधियां थी। एक तो मुगलों ने राजा कहकर पुकारा, और दोस्तों एक और, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, ठीक है। ये 2 उपाधियां राजा भारमल की थी, ठीक है। और भगवंत दास की भी यही उपाधि थी। इसका जो बेटा था उसकी भी सेम उपाधि थी, ठीक है, सेम टाइटल। तो दोनों बाप बेटे की 2 उपाधि थी, राजा और अमीर उल उमरा, ठीक है। अब देखो, मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट बच गया अपना। इसकी क्या क्या उपाधियां थी वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, जो कि भगवान दास का बेटा था। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह की उपाधियां, ठीक है। एक तो दोस्तों मिर्जा राजा इनको कहा जाता था। मिर्जा राजा का क्या मतलब होता है? मिर्जा राजा का मतलब होता है महान राजा, महान राजा। और दोस्तों एक और उपाधि थी राजा मानसिंह की, फरजद। फरजद, ये 2 उपाधियां थी राजा मानसिंह की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुगलों ने मुगलों ने मुगलों ने भारमल को दोस्तों 5,000 मनसब प्रदान किया था। मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है कुछ घोड़े और कुछ सैनिक दिए जाते थे एक राजा को। और जिस तरह से आप अभी पढ़ते हैं कि पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, इस तरह से रैंक होती है। तो दरबार में अगर किसी भी व्यक्ति की मनसब सबसे ज़्यादा होती थी, वो सबसे रेपुटेड इंसान होता था, सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति होता था, ठीक है। भारमल को मुगलों ने 5,000 मनसब दिए। भारमल को मुगलों ने 5,000 मनसब दिए। और भगवंत दास को भी, भगवंत दास या फिर भगवान दास एक ही बात है, 5,000 मनसब इसको भी मिले मुगलों की तरफ से। और अकबर ने दिया था भगवंत दास को 5,000 मनसब। किसने दिया था? अकबर ने दिया था, ठीक है। दोस्तों मानसिंह फर्स्ट को इनसे ज्यादा मनसब प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मैं राजा मानसिंह बोल दूं या मानसिंह प्रथम बोल दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला राजा था। मानसिंह प्रथम या मानसिंह एक ही बात है। इसको मुगलों की तरफ से दोस्तों 7,000 मनसब प्रदान किया गया था। यानी कि रेपुटेशन के मामले में, पद के मामले में, ओहदे के मामले में, सम्मान के मामले में ये भारमल से और भगवंत दास से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था मुगलों की नज़रों में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, राजपूतों ने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार की, उनके यहाँ पर सेवा भी प्रदान की है। जैसे कि भगवंत दास और मानसिंह प्रथम को आगरा भेज दिया गया था अकबर की सेवा करने हेतु, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। भगवंत दास, भगवंत दास एवं मानसिंह को, मानसिंह प्रथम लिखो, मानसिंह प्रथम को आगरा भेज दिया गया था। आगरा भेज दिया था
और ये आगरा क्यों आए थे? अकबर की सेवा करने हेतु, अकबर की सेवा करने हेतु। अब चर्चा करते हैं हरखा बाई की, सॉरी उपलब्धियां नहीं, उपाधियां। हरखा बाई जो कि अकबर की पत्नी थी, उसका क्या क्या नाम हमें मिलता है दोस्तों? इसकी हरखुबाई की, हरखुबाई की 3 टाइटल हैं, यानी कि 3 नामों से इसको पुकारा जाता था। मरियम, मरियम, और ये भी ध्यान रखेंगे उज्जमानी, उज्जमानी, फिर जोधाबाई, जोधाबाई। आप जो जोधाबाई अक्सर अपने टीवी सीरियल्स में देखते हो, ठीक है, वो जोधाबाई यही है। और जो भी आप मूवी में देखते हो थिएटर में जाके, वो जोधाबाई यही है। अकबर की जो प्रेम कहानी वगैरह या फिर कुछ भी दिखाया जाएगा तो जोधाबाई यही है। एक और जोधाबाई है इसके अलावा, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। तो हरखुबाई की, जो कि राजा भारमल की बेटी थी, उसकी 3 उपाधियां थी, ठीक है। ये मरियम नाम की जो उपाधि थी ना, ये भी लिख लेंगे, अकबर के द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा। और उज्जमानी ये शेख सलीम चिश्ती के द्वारा, शेख सलीम चिश्ती के द्वारा दी गई थी। और जोधाबाई ये भी अकबर के द्वारा दी गई थी। अब देखो, जहांगीर का जन्म हो चुका है, जहांगीर जवान हो चुका है। अब बात आती थी इसकी शादी की, ठीक है। देखो, जहांगीर की शादी किस किस के साथ में हुई वो पढ़ते हैं। जहांगीर की शादी, देखो, एक लड़की का नाम था, एक राजकुमारी थी, मानी बाई, मानी बाई। मानी बाई कौन थी? मानसिंह की बहन थी। जो भगवान दास का बेटा था ना, मानसिंह प्रथम, मानसिंह की बहन, इसकी बहन थी। और दोस्तों, इसकी शादी हो जाती है किसके साथ में? किसके साथ में? जहांगीर के साथ में, जहांगीर के साथ में। और ये शादी कब होती है? जहांगीर वेड्स मानी बाई कहाँ पर होती है? ध्यान में रखेंगे, ये भी लाहौर में होती है दोस्तों, लाहौर, लाहौर में। तब लाहौर भारत का ही हिस्सा था। और दोस्तों, ये जो शादी है ना, ये 13 फरवरी 1585 ईस्वी को हुई, जहांगीर और मानी बाई की 13 फरवरी 1585 ईस्वी को लाहौर में धूमधाम से हुई। और दोस्तों, ये जो शादी है ना, ये जहांगीर मुस्लिम व्यक्ति था और ये जो मानी बाई थी हिंदू थी, लेकिन ये जो शादी थी ना, ये हिंदू रीति रिवाजों के साथ में संपन्न की गई थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मुगल थे ना, वो उदार किस्म के व्यक्ति थे, वो सहिष्णु व्यक्ति थे, वो रिलीजियस टॉलरेंस रखते थे, यानी कि सभी धर्मों को आदर भाव से देखना। ये सल्तनत काल के जो राजा थे ना, लाइक फिरोज शाह तुगलक, उनकी तरह कट्टर व्यक्ति नहीं थे। तो ये जो शादी थी वो लाहौर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ में की गई थी, ताकि राजपूतों का लगातार सपोर्ट मिलता रहे, राजपूतों का स्नेह लगातार मुगलों को मिलता रहे। अब देखो, जहांगीर की दोस्तों एक और पत्नी का नाम हमें मिलता है जोधाबाई, जोधाबाई। इनका हकीकत में जोधाबाई ही नाम था। हरखुबाई की उपाधि का नाम था जोधाबाई, वास्तविक नाम क्या था हरखुबाई का? हरखुबाई था। लेकिन दोस्तों, जहांगीर की जो शादी हुई थी ना, वो जोधाबाई के साथ में हुई थी, ये इनका हकीकत का नाम था। और जोधाबाई नाम क्यों था? क्योंकि ये जोधपुर की राजकुमारी थी, जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए इनका नाम जोधाबाई था, ठीक है। अब जहांगीर एवं जोधाबाई की शादी होती है और जोधाबाई की कोख से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है खुर्रम, ठीक है। जोधाबाई एवं जहांगीर से कौन सी संतान पैदा हुई? खुर्रम। दोस्तों, खुर्रम किसका नाम था? खुर्रम ये सम्राट, मुगल सम्राट शाहजहां का बचपन का नाम था, ठीक है। और मानी बाई और जहांगीर की भी तो शादी हुई थी, तो मानी बाई की कोख से किसका जन्म होता है? मानी बाई एवं जहांगीर, मानी बाई की कोख से खुसरो का जन्म होता है, खुसरो का जन्म होता है। और जोधाबाई एवं जहांगीर से खुर्रम पैदा होता है, ठीक है। तो खुर्रम जब गद्दी पर बैठता है तो वो शाहजहां कहलाया। और दोस्तों, शाहजहां का मतलब क्या होता है? शाहजहां का मतलब होता है संसार का राजा,
संसार का राजा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जयपुर का पुराना नाम क्या था। जयपुर का पुराना नाम क्या था? आमेर था। ठीक है, इसके पीछे दोस्तों एक स्टेटमेंट, एक बात है, वो आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है दोस्तों? जब तक जयपुर पर कछवाहा वंश का राज था, जयपुर को आमेर कहा जाता था। ध्यान से सुनो, राजपूतों की एक शाखा थी कछवाहा वंश। तो कछवाहा वंश जब तक शासन करता रहा जयपुर पर, तब जयपुर को आमेर कहा जाता था। लेकिन जब सवाई जयसिंह राजा बने, सवाई जयसिंह जयपुर के महाराज बने, ठीक है, तब आमेर को जयपुर कहा गया। तो ये भी लिख सकते हैं कि आमेर कब कहते थे और जयपुर कब कहते थे। ये तो नया नाम है जयपुर, पहले आमेर नाम था। जब तक कछवाहा कछवाहा वंश का राज था, तब जयपुर को आमेर कहा जाता था। आमेर कहा जाता था। लेकिन जब सवाई जयसिंह लेकिन जब सवाई जयसिंह राजा बने, तब आमेर का नया नाम क्या हो गया? जयपुर हो गया। जब से आमेर के महाराज सवाई जयसिंह बने, तब से आमेर को जयपुर कहा जाने लगा। ये याद रखना है, जयपुर का पुराना नाम आमेर था, और आमेर जब था तब कछवा वंश का राज था। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों, इतिहास में मुगल राजपूत संबंधों की जब बात आती है, तब दोस्तों नागौर दरबार के बारे में चर्चा होती है। राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर, वहाँ पे दरबार लगता है दोस्तों। कब लगता है? 1570 ईस्वी में वहाँ पर एक दरबार लगता है। ठीक है, नागौर दरबार मुगल राजपूत संबंधों में एक महत्वपूर्ण यह घटना थी। और दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, नागौर दरबार किसके कहने पर लगाया गया था? दोस्तों राजा भारमल के कहने पर यह दरबार लगाया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था अकाल राहत कार्य। अकाल राहत कार्य अकाल राहत कार्य इसका उद्देश्य था। और यहाँ नागौर दरबार में अलग अलग जो राजा थे वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, कुछ राजाओं ने यहाँ पर अकबर की अधीनता वगैरह भी स्वीकारी है। मैं आपको एक एक मतलब नाम बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सूखा पड़ा था। यहाँ पर नागौर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि राजस्थान में आता है। यहाँ पर सूखा पड़ा था और राजा भारमल के कहने पर यहाँ पर एक दरबार लगाया गया। इसका उद्देश्य था अकाल राहत कार्य। दोस्तों एक तालाब बनाया गया था, पानी का तालाब, और उसका नाम क्या था? शुक्र तालाब। शुक्र तालाब जनता को अकाल से राहत दिलवाने के लिए राजा भारमल के नेतृत्व में एक तालाब का निर्माण किया गया, शुक्र तालाब। ठीक है, अब देखो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। नागौर दरबार में जो राजा आए हुए थे, उन्होंने दरबार में ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, मैं आपको राजाओं के नाम बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मारवाड़ के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकारी। मारवाड़ यानी कि जोधपुर के जो महाराज थे, जोधपुर के और आसपास के जो जिले थे, जैसे कि पाली है ना, ये मारवाड़ इलाके में आते हैं सब। मारवाड़ के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकारी। तथा दरबार में बीकानेर के राजा, इस दरबार में अलग अलग रियासतों के राजा आए हुए थे, क्योंकि सबको अकाल राहत कार्य पे कुछ काम करना था। और यहाँ पर कुछ राजाओं ने अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। लिखते जाएंगे, तथा बीकानेर के राजा राव कल्याणमल ये भी आए थे वहां पर।
मारवाड़ के शासकों ने सबसे पहले अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकारी तथा बीकानेर के राजा राव कल्याणमल यहाँ पर आए थे और इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकारी। अकबर की अधीनता स्वीकारी। अधीनता स्वीकार करने का क्या मतलब है? अधीनता स्वीकार करने का मतलब है कि आपके खिलाफ हम कभी विद्रोह नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएंगे और आपको टाइम टू टाइम हम नजराना, भेंट, पेशकश और जो प्रीशियस गिफ्ट होते हैं वो भेजते रहेंगे, ठीक है। और हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। हम आपकी अधीनता तो स्वीकार करते हैं लेकिन हम स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। तो राव कल्याणमल बीकानेर के राजा थे उस टाइम पर, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकारी थी। इसके अलावा दोस्तों और राजा भी है, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार डाउन कर सकते हैं, तब जाके आपका एक 20 नंबर का सवाल परफेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर के एक राजा थे दोस्तों, जैसलमेर आपने नाम जरूर सुना होगा। यहाँ पर बालू के टिब्बे बहुत फेमस है, सैंड ड्यून्स जिसको कहा जाता है। जैसलमेर के राजा राव हर राय राव राव हर राय ने भी दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेड़ता, ये भी नागौर में पड़ता है। मेड़ता का राजा, नागौर का एक क्षेत्र है मेड़ता का राजा वीरम देव, इसने भी दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वीरम देव ने। अब दोस्तों सब राजा ऐसे नहीं थे जो अकबर के सामने झुक जाएंगे, अपने हथियार हैं उनको समर्पित कर देंगे, खुद को सरेंडर कर देंगे। इतिहास में दोस्तों ऐसे कई राजा हुए राजपूतों में जिन्होंने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और लगातार वो विद्रोह करते रहे, ठीक है। ऐसे में राजाओं के नाम बताऊंगा जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने मुगलों की अधीनता, मुगलों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की, ठीक है। इसमें आपको मैं 3 राजाओं के नाम बताऊंगा। राजा रावचंद्र सेन, ध्यान में रखेंगे, राजा रावचंद्र सेन, राजा रावचंद्र सेन। और दोस्तों एक नाम तो काफी फेमस है सबके लिए, एक आदर्श व्यक्ति है, महाराणा प्रताप। और दोस्तों एक सिरोही भी एक जिला है, वहां के एक राजा थे सुल्तान सिंह देवड़ा, इन्होंने भी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी कभी। राजा राजा सुल्तान, ठीक है, राजा सुल्तान सिंह देवड़ा, ये 3 राजा ऐसे थे इन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। देखो मैं आपको जोधाबाई बार बार बताता हूँ। एक जोधाबाई जोधपुर की थी, ठीक है। वो किसकी बेटी थी? दोस्तों एक राजा थे मारवाड़ के राजा, राजा मालदेव। राजा मालदेव मारवाड़ के राजा थे, ठीक है। इनके 2 बेटे थे, एक तो रावचंद्र सेन, एक तो रावचंद्र सेन और एक दोस्तों उदय सिंह। ये मारवाड़ के राजा रहे हैं, ठीक है, राजा मालदेव। इनके 2 बेटे थे, रावचंद्र सेन और उदय सिंह, ठीक है। अकबर ने दोस्तों उदय सिंह को एक उपाधि दी है। उदय सिंह को अकबर ने एक उपाधि दी है, इसको अकबर मोटा राजा कहकर पुकारता था, मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। तो इतिहास में भी ये जो राजा हैं वो मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों उदय सिंह की ही बेटी का नाम जोधाबाई था और इसी जोधाबाई की शादी जहांगीर के साथ में हुई थी, ठीक है, जहांगीर की साथ में हुई थी। और जोधाबाई की कोख से ही खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म हुआ था, ठीक है। अब ये जो मारवाड़ राज्य थे ना, मारवाड़ राज्य में मैंने आपको बताया था कि राठौड़ वंश का शासन रहा है मारवाड़ राज्य में।
इन्होंने दोस्तों मुगलों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने भी मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तभी तो उदय सिंह जो मोटा राजा के नाम से फेमस था, इसने अपनी बेटी जहांगीर को दे दी थी। तो मारवाड़ के राजाओं ने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध निभाए हैं। ठीक है, अब एक मैं चर्चा कर लेता हूँ मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य में क्या चल रहा था दोस्तों? महाराणा प्रताप और राणा सांगा, जिन्होंने खानवा का युद्ध भी लड़ा है बाबर के साथ में, राणा सांगा ने। देखो मेवाड़ राज्य में दोस्तों मैंने आपको बताया था गुहिल वंश का शासन रहा है। गुहिल वंश, इसका एक और नाम मिलता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, गुहिल वंश को सिसोदिया वंश कहते हैं। और दोस्तों राणा सांगा और महाराणा प्रताप वो गुहिल वंश अथवा सिसोदिया वंश से ही संबंधित थे। महाराणा प्रताप ने दोस्तों मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की, लेकिन इनके बेटे अमर सिंह फर्स्ट ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप को जो बेटा था, क्या नाम था? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और दोस्तों उस टाइम पे मेवाड़ के ऐसे ही हालात थे। अगर मेवाड़ मुगलों की अधीनता अगर नहीं स्वीकार कर पाता, तो हो सकता है मुगलों की जो सेना है वो बड़े ताबड़तोड़ तरीके से हमला करती और वहां पर काफ़ी नुकसान पहुंचाती। तो अमर सिंह नहीं चाहता था। हालांकि अमर सिंह दोस्तों लड़ने से नहीं डरता था, ठीक है, कायरपना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जनता के भले के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही नुकसान हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो और ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अब देखो सिर्फ बैकलो हल्दी घाटी ये वाला एक फेमस है वैसे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, किसने वहां पर नेतृत्व किया है। अब देखो जहांगीर ने भी राजपूतों के साथ में संबंध निभाए। कैसे, किस प्रकार से संबंध निभाए? इसने दोस्तों अमर सिंह प्रथम, अभी जो बताया है मैंने, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह प्रथम के साथ में एक संधि की थी, एक संधि की थी। और दोस्तों इस संधि को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के नाम से भी कहा जाता है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, इस संधि को प्रथम मुगल मेवाड़ संधि भी कहते हैं। किस किस के बीच में? जहांगीर और महाराणा प्रताप अमर सिंह प्रथम बेटे के बीच में यह संधि हुई थी। क्या नाम था? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। ठीक है, और यह संधि कब हुई थी ये भी ध्यान में रख सकते हैं, 5 फरवरी 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों अमर सिंह फर्स्ट ने साफ साफ कह दिया था कि मेवाड़ का कोई भी अगर महाराणा बनेगा, राजा बनेगा, तो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेवाड़ का महाराणा मेवाड़ का महाराणा मेवाड़ का महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेगा। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कभी स्थापित नहीं करेगा, कभी स्थापित नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली शर्त ये थी। और दूसरी शर्त क्या थी? मुगल दरबार में कभी भी मेवाड़ का महाराणा उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, देखो सेवा करने के लिए राजपूतों के यहाँ से काफ़ी लोग जाते थे, लेकिन दोस्तों अमर सिंह फर्स्ट ने जहांगीर से साफ साफ बोल दिया था कि मेवाड़ का कोई भी राणा, महाराणा या कोई भी राजा तुम्हारे दरबार के अंदर नहीं जाएगा। तुम्हारे दरबार के अंदर युवराज उपस्थित होगा, न कि महाराणा। ये इस संधि की दूसरी शर्त थी। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस संधि की दूसरी शर्त क्या थी? मेवाड़ का महाराणा उपस्थित नहीं होगा मुगल दरबार में। मुगल दरबार में मेवाड़ का महाराणा की जगह है युवराज, यानी कि जो
महाराज का जो उत्तराधिकारी है वह उपस्थित होगा, युवराज उपस्थित होगा मुगलों के दरबार में, उपस्थित होगा। और दोस्तों ऐसे पहले युवराज जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे उनका नाम क्या था, युवराज कर्ण सिंह। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये पहले युवराज थे जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और किसके बीच में, अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट महाराणा प्रताप का बेटा था, तो अमर सिंह फर्स्ट ने वहां पर कहा कि ये शर्तें अगर तुम्हें सही लगती हैं तो ये संधि चलेगी अथवा नहीं चलेगी। शर्तें क्या थी, मेवाड़ का महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कभी स्थापित नहीं करेगा, यानी कि राजपूतों की जो राजकुमारी थी वो मुगलों के खानदान में नहीं जाएंगी। और दूसरी शर्त ये थी, मुगल दरबार में मेवाड़ का महाराणा नहीं जाएगा, इसकी जगह युवराज उपस्थित होगा। और प्रथम युवराज कौन थे, युवराज कर्ण सिंह, जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक नाम हमें मिलता है अजीज खान कोका। अजीज खान कोका, आपको शायद नहीं याद होगा कौन था, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। उसको अकबर की तरफ से 7,000 मनसब दिए गए थे। अजीज खान कोका, ये कौन था, फोस्टर ब्रदर ऑफ अकबर। ये आगे बताता हूँ मैं, एक सेकंड, यहाँ तक आप देखो। अजीज खान कोका, ये आप इसको पहले ध्यान में रखेंगे, फोस्टर ब्रदर ऑफ अकबर, यानी कि वास्तविक संतान नहीं होकर अगर माँ बाप पालते हैं तो उसको फोस्टर ब्रदर कहते हैं। तो अजीज खान कोका को 7,000 मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महाराणा प्रताप को झुकाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई। अकबर ने किस किस को भेजा कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले महाराणा प्रताप, मान सिंह को, भगवंत दास को, ठीक है, और टोडरमल को, टोडरमल, ठीक है, इन तीनों को बारी बारी से करके अकबर ने महाराणा प्रताप के दरबार में अकबर की गुलामी स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप दोस्तों कभी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इसलिए दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध काफी फेमस है, हल्दी घाटी का युद्ध। देखो हल्दी घाटी का युद्ध, अब कई बार लोग कहते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी दोस्तों, इसमें कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई थी। ठीक है, ऐसा नहीं था डियर, क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें अकबर खुद मतलब अकबर मुसलमान था और अकबर का साथ किसने दिया था, मान सिंह ने। ठीक है, मान सिंह हिंदू था। और दोस्तों महाराणा प्रताप हिंदू था, लेकिन दोस्तों इसकी सेना का नेतृत्व है एक अफगान सरदार जिसका नाम था हकीम खान सुर, हकीम खान सुर। तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सुर ने किया, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। तो अपन पूर्णतः नहीं कह सकते कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई थी। ठीक है, अब अपन ये भी नहीं कह सकते कि ये भारत व विदेशियों की लड़ाई थी, भारत व विदेशियों की लड़ाई थी। और अपन ये भी नहीं कह सकते कि ये भारत में रहने वाले हिंदुओं तथा मुसलमानों की बीच की लड़ाई थी, क्योंकि इस स्थिति में तो अकबर का जो साथ है वो मुसलमान ही देते, लेकिन यहाँ पर मान सिंह खुद हिंदू था और ये अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए। और एक और उदाहरण देखो, महाराणा प्रताप हिंदू था लेकिन इसकी सेना का नेतृत्व एक मुसलमान यानी कि हकीम खान सुर, जो कि एक अफगान सरदार था, वो कर रहा था। ठीक है, और दोस्तों इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने गुर्रेला युद्ध पद्धति अपनाई थी। गुर्रेला पद्धति युद्ध में क्या होता है, पहाड़ों में छुप छुप कर, जंगलों में छुप कर शत्रुओं पर हमला करना, वो गुरिल्ला पद्धति कहलाती है, गुरिल्ला पद्धति कहलाती है। ठीक है, और लिख सकते हैं अकबर पे 2-4 लाइन, ठीक है, कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अकबर खुद धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, सभी धर्म को मान सम्मान से देखा करता था और धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं था। हिंदुओं को अपने उत्सव त्योहार मेले मनाने दिया करता था और अलग अलग धर्म के जो धर्माचार्य थे उनको एक जगह इकट्ठा कर देता, धर्म पर चर्चा करवाता था। ठीक है, और दोस्तों मुगलों की सेवा बहुत से राजपूतों ने की है, जैसे कि लाहौर का गवर्नर
लाहौर का गवर्नर किसको बनाया गया था? भगवंत दास को लाहौर का गवर्नर भगवंत दास को बनाया गया था। भगवंत दास को बनाया गया था, ठीक है। ये राजपूत था, मुगलों की तरफ से काम करता था। और मानसिंह फर्स्ट को बिहार एवं बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। मानसिंह फर्स्ट जो कि भगवंत दास का बेटा था, मानसिंह प्रथम इसको बिहार का और बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। गवर्नर यानी कि राज्यपाल, प्रांतपति जो भी कह सकते हो, वो बनाया गया था। अब अकबर ने दोस्तों जिस तरह से राजपूतों का सपोर्ट लेने के लिए राजपूतों को सेनाओं में भर्ती किया, उनको बड़े बड़े पद प्रदान किए, सैनिक अभियानों में राजपूत गए हैं मुगलों की सेनाओं के साथ में। जैसे कि मुगलों ने कश्मीर पर भी अपने सैनिक अभियान किए, उसमें भी कई राजपूतों ने साथ दिया है, और राजपूतों की जो राजकुमारी थे उनके साथ में शादी की है। तो अकबर के बाद में जो जहांगीर था और शाहजहां था, इन्होंने भी दोस्तों जो अकबर की अपना भी जो प्रणाली थी, ठीक है, यानी कि वो राजपूतों के साथ में अच्छे संबंध निभा रहा था, उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन दोस्तों औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया। औरंगजेब ने दोस्तों राजपूतों की तरफ कोई काफ़ी विशेष ध्यान नहीं दिया, और राजपूतों का विद्रोह लगातार बढ़ रहा था। और दोस्तों इसी के कारण मुगल वंश का पतन अब धीरे धीरे इसका रास्ता साफ हो गया। मुगल वंश का पतन ये प्रारंभ हो गया। सर मुगल मराठा, इसके ऊपर भी ना ये एक असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है जरूर। मुगल हाँ मराठा बिल्कुल आ संबंध के सकता बारे है। में बताइए। मैं आपको है ना, देखो आपके एग्जाम के 70-80 दिन से ज़्यादा दिन बचे हुए, मैं आपको इतने ही सवाल लिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं एक एक दो दो सवाल करवा रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, 100 सवाल करवा दूंगा हर सब्जेक्ट के, ठीक है। गर्म हो गए, ठंड हो जाना सही हो जाओगे। अब देखो लास्ट लाइन और सुन लो आप, राजा कर्ण सिंह, ठीक है। देखो अमर सिंह किसका बेटा था? अमर सिंह महाराणा प्रताप का बेटा था। और अमर सिंह का बेटा कौन था? राजा कर्ण सिंह। राजा कर्ण सिंह बेटा था, ठीक है। ये अमर सिंह का बेटा था, और अमर सिंह के पिताजी का नाम महाराणा प्रताप, जो कि गोहिल वंश के राजा थे। दोस्तों राजा कर्ण सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। स्वीकार कर ली थी। और जो कुछ काम, जो कुछ इलाके, जो कुछ काम और जो कुछ इलाके जहांगीर और अकबर नहीं कर पाए, ठीक है, सॉरी अकबर नहीं कर पाया, उन कार्यों को किसने कंप्लीट किया? जहांगीर ने कंप्लीट किया था। मुगल साम्राज्य वो अपने चरम पर पहुंच गया था जहांगीर के समय में, और जहांगीर ने भी राजपूतों के साथ में संबंध निभाए हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि राजपूताना अब मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ। पूरा का पूरा जो राजपूताना था ना, राजपूताना था वो पूरा का पूरा अब मुगलों के अधीन हो गया था, क्योंकि जो राजा कर्ण सिंह थे, अमर सिंह के बेटे, ठीक है, उन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी के साथ में पूरा का पूरा जो राजपूताना था उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे? तो जो कुछ काम अकबर के टाइम पर रह गए थे वो जहांगीर ने कंप्लीट किए, यानी कि जहांगीर ने भी साम्राज्य को विस्तार दिया, वास्तुकला, चित्रकला, इस पे भी काम किया, और राजपूतों के साथ में संबंध निभाए। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये क्लास आपकी और होती है, और ये सवाल भी कंप्लीट